सादर अभिवादन। भारतीय काव्य शास्त्र में एक पाठ आता है समालोचना का कि काव्य के प्रयोजन क्या हैं, यानी कि इस कविता क्या है, कविता इस सृष्टि में कैसे आई और उसके आने के बाद जो है क्यों उसकी ओर इतना रुझान हुआ, क्यों इतना झुकाव हुआ। और कविता जब लिखता है, एक रचनाकार जब रचना अपनी लिखता है तो उसके पीछे क्या प्रयोजन होता है, उसका उद्देश्य, उसका प्रयोजन, उसका कारण क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कम से कम विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए तो यह बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हमारे बड़े बड़े काव्य शास्त्री हुए, डॉक्टर भगीरथ मिश्र हुए, डॉक्टर त्रिगुणायत हुए, तो उनकी पुस्तकों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इस विषय में हमें एक सांगोपांग जो मीमांसा है, सांगोपांग व्याख्या है, वो देखने को मिलती है। और वो जो हमारे संस्कृत के काव्य शास्त्री हुए हैं, उन्होंने उस विषय में क्या कहा कि काव्य का सृजन क्यों होता है, क्या प्रयोजन है कविता का। तो इस पर मैं एक छोटा सा व्याख्यान यहाँ पर छात्रों के हित में रखूंगी कि कविता गद्य से पहले आई है। इस सृष्टि में सबसे पहले कविता का ही प्रादुर्भाव हुआ। महाकवि वाल्मीकि के मुख से फूटा संस्कृत का वह श्लोक कविता का पहला श्लोक बना, और वह भी करुणा का श्लोक बना। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती ही समा यत क्रौंच मिथुनादेकं बधिकाम मोहितम। तो वहां से कविता इस पृथ्वी पर आई, इस सृष्टि पर आई, इस सृष्टि में आई, और एक अनुष्टुप छंद बना था वह अचानक अनायासी महाकवि की वाणी से जो निश्रित हुआ। अब रही बात कि कविता के प्रयोजन क्या हैं, तो हमारे काव्य शास्त्रियों ने, हमारे आलोचकों ने, हमारे लेखकों ने, प्राचीन विद्वानों ने इसके विषय में बहुत कुछ कहा, और कुछ प्रयोजन जो हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। पहली बात तो ये कही गई कि भाई कला के लिए है। उन्होंने कहा कला का उद्देश्य, कला का प्रयोजन और कुछ नहीं, कला केवल कला के लिए ही सृजित की जाती है। आर्ट फॉर आर्ट, यानी कि कोई भी रचनाकार जब कला का सृजन करता है तो वह नहीं देखता कि इसमें उचित क्या है, अनुचित क्या है, अच्छा है या बुरा, मर्यादित है या अमर्यादित। उसके लिए तो कला कला है, वह उसकी साधना है। तो इसमें वह उसका उसका कोई प्रयोजन नहीं है कि उसमें अच्छा बुरा, भदेश या मूल्यों की संरक्षा, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। वह कला को कला की हैसियत से देखता है। जैसे एक चित्रकार चित्र बनाते हुए यह नहीं देखता कि मुझे इसमें मर्यादा का आवरण ओढ़ना है, या कोई मूर्तिकार इस तरह से नहीं देखता। खजुराहो का शिल्प हमारे सामने विद्यमान है, एकदम यथार्थवादी जो उनकी दृष्टि होती है, उसी यथार्थवादी दृष्टि के अनुरूप ही वह कार्य हुआ है। तो कविता के विषय में भी यही कहा जाता है कि कला कला के लिए है, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए। और यह सिद्धांत जो है पाश्चात्य जगत का सिद्धांत है, भारतीय जगत का सिद्धांत नहीं है। यह भारतीय जगत का सिद्धांत क्या कहता है? कला का प्रयोजन जीवन के लिए, कि कला क्या है? जीवन के लिए है।
कहने का अभिप्राय है कि जब हम कविता को रचते हैं तो उसमें जीवन के मूल्यों की संरक्षा होनी ही चाहिए। उसमें अगर जीवन का मूल्य नहीं होगा तो वह कविता औचित्यहीन है। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पर कहा है कि हम ऐसा क्यों कहें कि जो जहाँ हो रहा है उसको उसी तरह से व्यक्त कर दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं, साहित्य में या कला में या कविता में कहाँ क्या होना चाहिए यह महत्वपूर्ण है, न कि यह महत्वपूर्ण कि कला कला के लिए। तो उन्होंने कहा हो रहा है जो जहाँ वह हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब क्या कहाँ, व्यक्त करती है कला उसको वहाँ, मानते हैं जो कला के अर्थ ही, स्वार्थ नहीं करते कला को व्यर्थ ही। तो इस तरह स्वार्थी लोग कला का समुचित अर्थ नहीं जान पाते और कला को व्यर्थ बना डालते हैं। वस्तु स्थिति तो यह है कि काव्य का प्रयोजन या कला का प्रयोजन जीवन के लिए होता है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास हुए या हमारे भक्तिकाल के कवि हुए, इन्हें हम एकदम जिन्हें यानी कोरा यथार्थ नहीं है, उसमें जीवन के मूल्यों की संरक्षा होनी बहुत जरूरी है। ऐसा हमारे रहीमदास हैं, कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, तो सभी ने जो है कला को जो है किसकी हैसियत से देखा, जीवन की हैसियत से देखा, और वही मूल्य जो है हमारी रक्षा कर पाते हैं। तो कविता का एक प्रयोजन कला कला के लिए और कविता का दूसरा प्रयोजन कला जीवन के लिए है। तीसरी बात, काव्यशास्त्रियों ने क्या कहा कि कला जीवन से पलायन के अर्थ। कविता जब उद्भूत होती है, कविता जब प्रकट होती है तो उसके कारणों में यह भी एक कारण है कि वह जीवन से पलायन के कारण उद्भूत होती है, प्रकट होती है। हिंदी साहित्य का, हिंदी कविता का मध्यकाल इसका उदाहरण है हमारे पास कि जब हम हताशा में डूबे हुए थे, जब हम पर आक्रमण हो रहे थे, हम क्या करें क्या ना करें, तो ऐसी स्थिति में एकदम ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी युद्ध की ओर झुक जाए। ऐसी स्थिति में उस भारतीय जनता ने हताशा से युक्त होकर अपने को जो साहित्य की ओर मोड़ा, कविता की ओर मोड़ा, भक्ति साहित्य की ओर, और भक्ति के ऐसे ऐसे पद, भक्ति के ऐसे ऐसे ग्रंथ हमारे सामने दे दिए, रख दिए कि उसी कारण जो है हिंदी का भक्ति काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऐसा ये इसलिए हुआ कि उन्होंने यथार्थ जीवन से पलायन किया। वे उस अग्नि में नहीं पड़ना चाहते थे, उस रक्त अग्नि की वर्षा में वे नहीं भीगना चाहते थे। वे चाहते थे कि भाई हम कुछ अलग कर सकें, जिससे कि हमारी जो खोई हुई शक्ति है वह पुनः हमें प्राप्त हो जाए। और इस तरह से उन्होंने भगवान का गुणानुवाद किया, उन्होंने भक्ति के ग्रंथ रच डाले। तुलसीदास ने रामचरितमानस जगत को दिया, सूरदास ने सूर सागर दिया, अन्य भक्त कवियों ने अन्य काव्य दिए, बहुत सुंदर सृजन हुआ। तो इस तरह से कविता का एक प्रयोजन क्या है कि जीवन से पलायन के अर्थ। अब ये सत्य है, और ये बड़ा अच्छा मनोवैज्ञानिक, इसके साथ मनोविज्ञान जुड़ा हुआ है व्यक्ति का। तो इस तरह से कविता का एक प्रयोजन जीवन से पलायन के अर्थ। फिर है एक सृजनात्मक आवश्यकता। कविता इस पृथ्वी पर जब आई है, इस सृष्टि में आई है, तो जो भी हो, चाहे युग कालखंड बीत जाएं, युग बीत जाएं, लेकिन कविता लिखी जाती रही है और कविता लिखी जाती रहेगी। वह एक सृजनात्मक आवश्यकता है, उसका सतत लेखन चलता ही रहेगा। और यही कारण है कि आज भी कवि लिख रहा है।
ऐसा नहीं है कि आज कविता का महत्व कम हो गया, आज और भी अच्छा लिखा जा रहा है। समय और युग और समय या युग की मांग के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार कविता का स्वरूप बदलता है, लेकिन कविता लिखना रुकता नहीं है। तो काव्य के प्रयोजनों में एक प्रयोजन है एक सृजनात्मक आवश्यकता। फिर कविता के प्रयोजन में एक प्रयोजन ये है कि इसके द्वारा हम यानी कि ईश्वरीय तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। यह हमारी आध्यात्मिक चेतना को और भगवान को प्राप्त करने का एक अच्छा साधन है कविता। तो हमें आत्मानुभूति होती है, आत्म साक्षात्कार के अर्थ भी कविता का सृजन होता है। तो और क्या आता है कविता किसके कारण, कविता का प्रयोजन क्या है? आत्म साक्षात्कार करना। तो हम आज की कविता के विषय में तो नहीं कह सकते, लेकिन कवि की जो अपनी कार्यत्री प्रतिभा होती है, अपनी कल्पनात्मक पुनर्सृजना होती है, कल्पनात्मक निर्माण की उसकी जो क्षमता होती है, उसके कारण वह पृथ्वी से ऊपर स्वर्ग और नीचे जलचर थलचर सभी स्थानों पर वह घूम करके आ जाता है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ऐसी स्थिति में आत्म साक्षात्कार होता है कवि को। बहुत से लोगों का लेखन करते 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 उनको जो है उनकी प्रज्ञा इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि वे स्वयं ईश्वरीय तत्व तक पहुँचने की क्षमता रखते हैं। तो ये कविता का क्या है, एक प्रयोजन, आत्म साक्षात्कार के अर्थ। तो मित्रों, आज मैं इतना ही आपके सामने रख रही हूँ और मैं विशेषकर से छात्रों को संबोधित करना चाहूँगी। और इसके कुछ और भी अभी और भी कविता के प्रयोजन हैं, उनको मैं आपको दूसरे वीडियो में बताने का प्रयत्न करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।